बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 8 थोड़ी सी हिस्ट्री को हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 से पहले क्या कुछ हुआ था, ताकि हमें चैप्टर 2 को रीड करना आसान हो जाए। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर ये बुक मेरे पास थोड़ी सी 1-2 दिन के लिए अवेलेबल होती है, मैंने रिक्वेस्ट की है, ये एक स्टूडेंट है हमारे एकेडमी के जिनकी ये बुक है, और मैं स्पेशली उनका थैंकफुल रहूँगा कि उन्होंने 1-2 दिन के लिए मुझे ये बुक दी है। सो आज मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि वास्को डे गामा 20 मई 1498 को कोलकाता में आ जाता है। बाई चांस आ जाता है या प्री प्लान आ जाता है। उसने समुद्री रास्ता तलाश किया यूरोप को और इंडिया को मिलाने के लिए, बर्रे सगीर को मिलाने के लिए। इसके बाद ऐसा होता है कि अंग्रेज पहली दफा तिजारत की गर्ज से, ट्रेड की गर्ज से यहां पहुंचते हैं 1608 24 अगस्त को। 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज यहां जो बंदरगाह है सूरत की, वहां पे आके ये जो टाइम चल रहा था, ये जो 1600 का टाइम चल रहा था, ये बेसिकली उस वक्त टाइम था ये औरंगजेब आलमगीर का। अब होता कुछ यूं है कि बरतानवी तो जो ताजर थे, जो ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने रॉयल परमिशन ले ली जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उनसे 1600 के अंदर। यानी 1600 में उन्होंने परमिशन ली कि हमें ट्रेड करने के लिए आउट ऑफ कंट्री हमें निकलना है, और हमें परमिशन दी जाए कि वास्को डे गामा ने एक रूट ट्रेस किया है, हमें वहां पे सोर्सेज नजर आते हैं, तो हम वहां पे ट्रेड के लिए निकलते हैं। उस वक्त ये एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ऑर्गेनाइज थी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, रजिस्टर्ड थी इंग्लैंड के अंदर। सो वहां से परमिशन मिलने के बाद 1600 में जब ये परमिशन मिल गई, तो 8 साल बाद इन्होंने सूरत जो इलाका है, जो शहर है इंडिया का, इस वक्त भी इंडिया के अंदर मौजूद है, वहां पे ये पहली दफा लैंड करते हैं। इनका जो मकसद था स्टार्ट में वो ये था कि यहाँ पे आएंगे, जो यहाँ पे स्पाइसीज हैं, मसाले हैं, कॉटन है, टी है, और जो डिफरेंट चीजें जो यहाँ पे सस्ती हैं, कॉस्ट में सस्ती हैं, या उनकी प्रोडक्शन सस्ती है, उनको यहां से लेके और अपने इलाके में जाएंगे ताकि वहां पे सहूलत पैदा हो सके। अब होता यूं है कि जब इनको यहां पे एक बहुत बड़ा स्पेस नजर आता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो शुरू में तो ये पुर्तगीज और जो फ्रांसीसी लोग थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये सब मिलजुल के आए थे ट्रेड करने के लिए ना, इकट्ठे निकले थे 2-3 मुल्कों से उस वक्त इलाके के लोग। लेकिन जब इनको यहाँ पे स्पेस नजर आती है, तो 1612 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने कोशिश करके जो पुर्तगीज थे उनको यहां से शिकस्त दे के ओवरऑल जो कंट्रोल है वो हासिल कर लिया, मुकम्मल जो अजारादारी है वो हासिल कर ली अंग्रेजों ने। और उसके बाद 1613 के अंदर मुगल जो हुक्मरान है बादशाह जहांगीर, 1613 के अंदर मुगल बादशाह ने एक अपना शाही फरमान जारी करते हुए सूरत के अंदर अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की, अपना काम, अपना ट्रेड इंपोर्ट, उसे सेव करने की, उसे बाउंड्री वॉल करने की परमिशन दे दी। उस वक्त के जो मुगल बादशाह थे वो जहांगीर थे, और जहांगीर की तरफ से जब ये परमिशन इनको मिली, ये सहूलत मिल गई, और ना सिर्फ ये सहूलत इनको फैक्ट्री लगाने की मिली, बल्कि यहां पे सहूलत ये भी मिली कि आपको कुछ चीजों के ऊपर टैक्सेस जो हैं उन पे रिलीफ मिलेगा। अब ये अलग बात है कि जहांगीर ने उनको ये परमिशन क्यों दी, आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लेंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी। बेसिकली वो बीमार थे, उनकी सेहत याबी के लिए इन अंग्रेजों ने कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जो उस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, और उनके पास वो सोर्सेज थे। उनकी इस सेहत याबी की मेडिसिन का सोर्स देखते हुए, उनकी ये सिंपैथी देखते हुए, उन्होंने खुशी में ये हुक्म दे दिया कि जी आप बना लो, मैं ठीक हो गया हूं, ओके। इसके बाद क्या होता है जी कि 1707 के अंदर जब औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है, तो जो मुगलिया हुकूमत है ये बेसिकली इंतशार का शिकार हो जाती है। कभी कोई बादशाह आता है, कभी कोई बादशाह आता है, कभी कोई बादशाह आता है। एक तो मुगलिया हुकूमत के अंदर इटसेल्फ इंतशार पैदा हो गया था। उसके बाद एक और अहम किरदार ये हुआ कि नवाब ऑफ बंगाल जो थे, उन्होंने हैदराबाद, दक्कन को और अवध जो रियासतें, ये 3 रियासतें इन्होंने बगावत कर दी और इन्होंने मुगलिया हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। बंगाल में उस वक्त मुर्शद कुली खान थे, अवध में उस वक्त सादत अली खान थे, और हैदराबाद दक्कन के अंदर कमरुद्दीन थे, जिन्होंने अपनी आजाद रियासतें कायम कर ली। और साथ में साथ आगे चलते हुए
नवाब सिराजुद्दौला जब हुक्मरान बने बंगाल के, तो उनके दरमियान और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान 23 जून 1757 को एक जंग पलासी होती है। ये आपके और मेरे नॉलेज में है। जंग पलासी का एक बहुत बड़ा पस मंजर है। वो पस मंजर ऐसे कि जब मुर्शद कुली खान नवाब ऑफ बंगाल बने और उनके बाद अगले जो हुक्मरान आए, अगले हुक्मरान आने के बाद बेसिकली नस्ल दर नस्ल ये रियासत चलती रही। तो 1756 के अंदर अली वर्दी खान जो थे नवाब ऑफ बंगाल, वो फौत हो गए। नवाब ऑफ बंगाल के फौत होने के बाद उनका जो 19 साला पोता है उसे हुकूमत में नवाब बना दिया गया। जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला को नवाब बनाया जाता है उनकी 19 ईयर्स एज के अंदर, तो उन्होंने इलाके को देखा, थोड़ी ऑब्जर्वेशन की, तो उनको पता चला कि ये अंग्रेज बहुत बड़ी किलाबंदियां करते जा रहे हैं, ये तो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेते जा रहे हैं। तो अंग्रेजों का ये अमल इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने सबसे पहले इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात इनको समझ नहीं आई और उन्होंने रेजिस्टेंस किया, एक दूसरे की बात नहीं मानी। अब इसके बाद क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला ने कासम बाजार की एक फैक्ट्री जो कलकत्ता में थी उस पर कब्जा कर लिया। बेसिकली ये वाला जो इंसिडेंट था, ये समझ लें कि दो फरीकों के दरमियान एक बड़ा 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 जो है ना कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। अब कौंसिल ऑफ मद्रास जो थी अंग्रेजों की, उन्होंने इस इलाके को दोबारा से कब्जा लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कि भाई आप नफरी लेके जाएं, आपका ये टास्क है। और उन्होंने 2 जनवरी 1757 में कोलकाता फैक्ट्री को वापस ले लिया। चालबाजी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को साथ मिलाया, उसे तसल्ली दी कि आपको हम नवाब बना देंगे। उसके बाद मजीद ये कि जो चिश्ती बेगम है, जो नवाब सिराजुद्दौला की मतलब आंटी हैं, वो भी इससे खुश नहीं थी कि ये छोटी सी उम्र का बच्चा भी ये नवाब बन गया है। तो उसके अंदरूने खाना भी मसाइल चल रहे थे और बाहर भी जो मीर जाफर है, जो उसका सिपा सालार था, जो उसका कमांडर इन चीफ था, वो उसे भी लालच दे दिया गया। इस साजिश के अंदर और भी बहुत लोग शामिल हो गए, जैसे नवाब ऑफ सिराजुद्दौला जो थे, उनका जो खजांची राय दुर्लाभ था वो भी इसमें आ गया। बंगाल का जो अमीर तरीन बंदा था जगत सेठ, वो भी इसमें शामिल हो गया। ओमी चंद भी इसके अंदर शामिल हो गया। मतलब अंग्रेजों ने बड़ी चालबाजी से बड़े बड़े लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया। आखिरकार ये हुआ कि 17 जून 1757 को जंग पलासी हुई और उसके अंदर आप यूं समझें कि जो सिराजुद्दौला फैमिली है उसका किला कमा हो गया। और ये बाद में अंग्रेजों ने अपना अहद पूरा करते हुए ये जो हुकूमत है ये मीर जाफर को दे दी। और मीर जाफर ने 1760 के अंदर अपने इन लॉज को मीर कासिम को ये आगे कन्वर्ट कर दी। अब जो मीर कासिम है वो कोई इंतहाई किस्म के अयाशप्रस्त तबीयत के बंदे थे। उन्होंने तो खाता ही खोल दिया अंग्रेजों के लिए कि भाई आप जो मर्जी बनाओ, जिस मर्जी करो, ये आपको सहूलत दे दी, ये आपको सहूलत दे दी, ये रिलीफ दे दिया। अब उस रिलीफ के चक्कर में अंग्रेजों ने अपनी जो प्राइवेट ट्रेड थी वो भी करना शुरू कर दी, जिससे कि रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया। मुसलमानों ने ये सोचा, यहां के इलाके के नवाबों ने ये सोचा कि भाई इस तरह से तो ये अंग्रेज बढ़ते चले जाएंगे, इनके ऊपर सब के सब इकट्ठे एक दफा हमलावर होते हैं। और जंग बक्सर की एक जंग लड़ी जाती है जो 1764 में थी। ये जंग प्लासी के बाद होती है। अब उस वक्त जो मीर कासिम है ये उसमें शामिल थे, नवाब शुजाउद्दौला इसके अंदर शामिल थे जो नवाब ऑफ अवध थे, शाह आलम जो मुगल हुकूमत के हुक्मरान थे वो इसके अंदर शामिल थे। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि ये भी जंग हार गई है और इसमें भी कामयाबी अंग्रेजों को मिली और एट द एंड बंगाल मुकम्मल तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और यहां से उन्होंने बाकायदा अपनी हुकूमत शुरू कर दी। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर